वेलकम। सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को। लेट्स आउटलाइन दिस। सबसे पहले इस टॉपिक को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आरबीआई की 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये अपनी रिपोर्ट लेकर आई है 4 जून 2021 को। इस बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में आरबीआई ने जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट हैं उनको अनचेंज्ड रखा है कोरोना वायरस के मद्देनज़र। अभी जो करंट में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है इसका जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह है। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन है शक्तिकांत दास। इसके बाद डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी माइकल देव पात्रा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एम के सागर। इसके बाद आचमा गोयल जो कि मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की। इसके बाद शशांक भिड़े जो कि सीनियर एडवाइज़र हैं नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली। और जयंत वर्मा जो कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेसर हैं एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में। तो ये 6 सदस्य हैं अभी हमारी हाल की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या खास है, इसमें ये बोला गया है कि रेपो रेट जो लैंडिंग रेट होता है आरबीआई का वो कंटिन्यू रहेगा एट 4% एंड रिवर्स रेपो रेट जो कि आरबीआई का बोरोइंग रेट होता है वो फिक्स रहेगा 3.35% पर। इसके साथ ही आरबीआई ने 6वीं लगातार बार रेपो रेट्स जो हैं इनको फिक्स रखा है। साथ ही साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रेट जो है वो भी फिक्स रहेगा 4.25% पर। आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो पहले की अपेक्षा घटाकर 9.5% कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। आरबीआई गवर्नर ने कहा, Unlike the first wave of COVID-19, where the economy came to an standstill, economic impact during the second wave will be contained. यानी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा हमारी अर्थव्यवस्था पर सेकंड वेव के दौरान वो कुछ हद तक कम होगा पहली कोरोना वेव की अपेक्षा। This was the first monetary policy committee meeting after the government data showed the economy contracted 7.3% in the previous financial year. About inflation, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सेंट्रल बैंक प्रोजेक्ट करता है रिटेल इन्फ्लेशन एट 5.1% ऑन बेसिस ऑफ CPI इन फाइनेंशियल ईयर 2022। गवर्नर ने कहा, अनदर ऑपरेशन अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम 1.0 जिसे GSAP 1.0 कहते हैं फॉर ₹40,000 करोड़ परचेज विल बी कंडक्टेड बाय आरबीआई। साथ ही साथ GSAP 2.0 वर्थ ₹1.2 लाख करोड़ विल बी टेकन इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 टू सपोर्ट द मार्केट। गवर्नर ने कहा, ही एक्सपेक्ट्स द मार्केट टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू द मूव। गवर्नर ने कहा, आरबीआई इज कमिटेड टू प्रिजर्विंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आरबीआई प्रतिबद्ध है। ही अनाउंस्ड दैट द सेंट्रल बैंक विल ओपन ₹15,000 करोड़ ऑन टैप लिक्विडिटी एट रेपो रेट फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स टिल मार्च 2022। यानी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जिनको कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स कहा जाता है उनके लिए ऑन टैप लिक्विडिटी की फैसिलिटी आरबीआई लेकर आएगा टिल मार्च 2022 तक। शक्तिकांत दास ने कहा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं आरबीआई के वो बढ़ रहे हैं और $600 बिलियन मार्क की तरफ पहुँच रहे हैं। इससे आरबीआई को कॉन्फिडेंस मिलता है टू डील विद चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ ग्लोबल स्पिलओवर्स। The RBI is also extending a special liquidity facility of ₹16,000 crore to SIDBI to further support MSMEs. Under the Resolution Framework 2.0, the RBI will expand coverage of borrowers in a scheme of borrowers up to ₹50 crore from the earlier 25 crore. इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अर्थशास्त्रियों के जो रिएक्शंस आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इन्वेस्टर्स नाउ इज इन्फ्लेशन, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो मुख्य चिंता है अब वो है महंगाई, विच सीम्स टू आउटवे जो कि आउटवे कर लेगी यानी ज़्यादा हो जाएगी उन चीपर क्रेडिट्स के साथ जो कि आरबीआई ऑफर कर रहा है हमें। एज इन्फ्लेशन द पेंडेमिक आर एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट द रियल इनकम एंड परचेसिंग पावर ऑफ द एंड यूजर। जो एंड यूजर है उसकी इनकम, रियल इनकम और परचेसिंग पावर इस कोविड काल में वैसे ही कम हो चुकी है। जो आरबीआई की तरफ से चीपर क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं वो अपेक्षाकृत कम है उस नुकसान से जो कि महंगाई के द्वारा हो रहा है अभी इन्वेस्टर्स को। दूसरा रिएक्शन, given the current level of output gap and demand side consideration in the economy, we do not anticipate any change in current policy settings for the rest 2021। यानी अभी जो करंट स्थिति में आउटपुट गैप है और जो डिमांड साइड कंसिडरेशन है इसको देखते हुए हम 2021 में जो बाकी का समय भी है इसमें पॉलिसी में कोई चेंज नहीं देखते हैं आगे। तीसरा रिएक्शन, अमंग अदर सपोर्ट मेजर्स लिक्विडिटी विंडो फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर्स कम एज मच नीडेड लाइफलाइन टू मिटिगेट कोविड इंड्यूस्ड इम्पैक्ट। यानी कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज के लिए उसके लिए जो आरबीआई फैसिलिटी लेकर आई है वो सराहनीय है। इसके बाद जो रिएक्शन है वो है इंक्लूजन ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDLs इन द GSAP प्रोग्राम however is a welcome step and likely to curb the pressure on the SDL spreads। यानी आरबीआई ने हाल ही में स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को GSAP के अंतर्गत लाया है जो कि एक अच्छा कदम है। इसके बाद रिएक्शन है, वी एक्सपेक्ट द आरबीआई टू लाइकली डिले पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन अंटिल नेक्स्ट ईयर 2022 क्वार्टर तक। यानी कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आरबीआई इसी तरह की पॉलिसी आगे तक लाता रहेगा क्योंकि ये कोविड काल के आधार पर बनाई जा रही हैं और पॉलिसी का जो नॉर्मलाइजेशन है वो मार्च 2022 के क्वार्टर तक ही हो पाएगा। नॉट सरप्राइजिंगली दे अश्योर्ड दैट दे वुड रिमेन अकोमोडेटिव। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आरबीआई को इसी तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए इस समय के अनुसार जो कि मददगार हो मार्केट के लिए ताकि मार्केट जो है इस कठिन दौर से निकल सके। अब हम जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो इसे जानने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया जाता है एट सेंट्रल लेवल। द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल इन कंसल्टेशन विद द बैंक डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस इन एवरी 5 ईयर। यानी हर 5 सालों में एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट
आरबीआई के साथ बैठकर डिस्कस करके एक इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल अपॉन सच डिटर्मिनेशन नोटिफाई द इन्फ्लेशन टारगेट इन ऑफिशियल गजट। फिक्स हो जाने के बाद इस इन्फ्लेशन टारगेट को ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश भी करती है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, यानी कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे इसके बारे में चर्चा होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू बी कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द बैंक। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शॉल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में निम्नलिखित सदस्य लिए जाते हैं। द गवर्नर ऑफ द बैंक जो कि चेयरपर्सन होता है कमेटी का, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द बैंक जो कि इंचार्ज होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वन ऑफिसर ऑफ द बैंक जो कि नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, और 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो इस तरह टोटल मिलाकर 6 सदस्य की ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जाती है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शॉल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट एक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्रतिबद्ध होती है इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए। द डिसीजन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शॉल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो भी निर्णय लेगी वो बाइंडिंग होगा ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मुख्य काम है वो है प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखना, क्योंकि इसी की वजह से सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाती है। अमेंडेड आरबीआई एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है आरबीआई एक्ट में, उसमें भी इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक वंस इन एवरी 5 ईयर। अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट, जो हाल का ऑफिशियल गजट निकला था गवर्नमेंट का पिछले वित्तीय वर्ष के लिए, उसमें ये बोला गया था कि 4% का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेट है हमारा, और जो अपर लिमिट है इन्फ्लेशन की वो 6% और जो लोअर लिमिट है वो है 2%, यानी 2 से 6% के बीच में महंगाई दर को रखना है। टारगेट हमारा है 4%। गवर्नमेंट रिटेन्स 4% इन्फ्लेशन टारगेट फॉर आरबीआई's रेट पैनल फॉर 2021 to 26, यानी 2021 से 26 तक के लिए भी गवर्नमेंट ने रिटेन किया है इन्फ्लेशन टारगेट 4% का। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिफर टू इन क्लॉज D ऑफ सबसेक्शन ऑफ 45ZB shall be appointed by central government from amongst persons of ability, integrity and standing having knowledge and experience in the field of economics or banking or finance or monetary policy। यानी ऐसे लोग जिनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इकोनॉमिक्स का, बैंकिंग का, फाइनेंस का या मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, ऐसे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के लिए। प्रोवाइडेड, हालांकि ऐसे पर्सन को जिनमें निम्नलिखित चीज़ें होंगी, ऐसे लोगों को हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नहीं ले सकते। पहला, जो 70 साल की उम्र के पार हों। दूसरा, जो कि मेंबर हों किसी बोर्ड के या कमेटी के ऑफ द बैंक। तीसरा, इफ़ द पर्सन इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। चौथा, इफ़ द पर्सन इज़ अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। If the person is a member of parliament or any state legislature, if the person has been at any time adjudged as an insolvent, if the person has been convicted of an offence which is punishable with an imprisonment for a term of 100 or 80 days or more, if the person is physically or mentally incapable of discharging the duties of the member of the monetary policy committee, if the person has a material conflict of interest with the bank and is unable to resolve such conflict। अगर ये सब कंडीशन है तो ऐसे इंसान को हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पार्ट नहीं बना सकते। The members of monetary policy committee referred to in clause D of subsection 2 of section 45ZB shall be appointed by central government। यानी जो भी सदस्य होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो कि उस प्रोसीजर पर काम करेगी, फॉलो करेगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे प्रेस्क्राइब करेगी, और उस प्रोसीजर पर चलकर वो कुछ सदस्यों को रिकमेंड करेंगे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस पर बेस्ड होकर सदस्यों को अपॉइंट करेगी। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि चेयरपर्सन होता है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिज रिप्रेजेंटेटिव, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, 3 experts in the field of economics or banking or finance or monetary policy to be nominated by central government। While selecting the members of the monetary policy committee, the search cum selection committee shall follow procedure as may be prescribed by central government। यानी search cum selection committee जो procedure follow करेगी वो dictated होगा by the central government। Terms and condition of appointment of members of monetary policy committee। The members of monetary policy committee appointed shall hold the office for a period of 4 years। यानी जो 3 सदस्य अपॉइंट किए जाएंगे वो मॉनेटरी पॉलिसी में टर्म करेंगे फॉर द 4 years एंड शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। और एक बार टर्म पूरी हो जाने के बाद वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शॉल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द remuneration and other allowances payable to such members shall be such as may be specified the regulations made by the central board। यानी उनकी सैलरी और अलाउंसेस को प्रेस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक। अ मेंबर may resign from the monetary policy committee at any time before the expiry of his tenure under subsection 1 by giving resignation to the central government, a written notice of not less than 6 weeks, and on the acceptance of the resignation by the central government he shall cease to be a member of the monetary policy committee। Removal of members of monetary policy।
The central government may remove from office any member of the Monetary Policy Committee appointed under Clause D of subsection 2 of Section 45ZB of Banking Act who A. is or at any time has been adjudged as an insolvent, B. has become physically or mentally incapable of acting as a member, C. has been convicted of an offence which is in the opinion of the central government involves mortal turpitude, D. has failed to adequately disclose any material conflict of interest at the time of his appointment, E. does not attend 3 consecutive meetings of the Monetary Policy Committee without obtaining prior leave, F. has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member, G. has acquired any post referred to in clauses 2, 3, 4 and clause 5 of proviso to subsection 1 of section 45ZC of Banking Act, H. has in the opinion of the central government so abused his position as to render his continuance in the office detrimental to the public interest. No member appointed under clause D of subsection 2 of section 45ZB of Banking Act shall be removed under clause D or clause E or clause F or clause G or clause H of subsection 1 unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter. यानी किसी भी सदस्य को हटाने के लिए ये जो कंडीशंस ऊपर दी गई हैं इनका यूज़ होता है, पर अगर किसी मेंबर पर आक्षेप लगता है, उसको पद से हटाने की कोशिश की जाती है, तो उस मेंबर को पूरी तरह सुना जाएगा पहले, उसके बाद उसे हटाने की प्रक्रिया की जाएगी. The bank shall appoint a secretary to the Monetary Policy Committee to provide secretariat support to the said committee. Meetings of Monetary Policy Committee. The bank shall organize at least 4 meetings of the Monetary Policy Committee in a year. यानी कम से कम एक साल में 4 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग करवानी पड़ेगी, एक साल में कम से कम 4 बार. The meeting schedule of the Monetary Policy Committee for a year shall be published by the bank at least 1 week before the first meeting in that year. यानी पहली मीटिंग, साल की पहली मीटिंग के पहले आरबीआई को पूरे साल की मीटिंग्स का जो शेड्यूल है वो पब्लिश करना पड़ेगा. द मीटिंग शेड्यूल मे बी चेंज्ड ओनली A. by way of a decision taken at a prior meeting of the Monetary Policy Committee, or B. if in the opinion of the governor an additional meeting is required or a meeting is required to be rescheduled due to administrative exigencies. Any change in meeting schedule shall be published by the bank as soon as practicable. The quorum of a meeting of the Monetary Policy Committee shall be 4 members, at least one of whom shall be the governor, and in his absence the deputy governor who is the member of Monetary Policy Committee. जो कोरम होगा ऑफ द मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शॉल बी ऑफ 4 मेंबर्स एटलीस्ट, यानी कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए जिनमें से एक होगा आरबीआई का गवर्नर, और उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी गवर्नर हेड करेगा मीटिंग को. द मीटिंग्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शॉल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय गवर्नर एंड इन हिज एब्सेंस बाय द डेप्यूटी गवर्नर हु इज अ मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. ईच मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शॉल हैव 1 वोट, यानी हर सदस्य के पास एक वोटिंग का अधिकार होगा. All questions which come up before any meeting of the Monetary Policy Committee shall be decided by a majority of votes by the members present and voting, and in event of equality of votes the governor shall have a second or casting vote. यानी अगर कोई स्थिति ऐसी आती है जहां पर वोटिंग टाई हो जाती है, ऐसी स्थिति में गवर्नर के पास एक सेकंड वोट होता है. The central government may, if it considers necessary, convey its views in writing to the Monetary Policy Committee from time to time. यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बातें लगती हैं जो ज़रूरी हैं तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को सुझाव दे सकती है, बात कर सकती है. द वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर अ प्रपोज्ड रेजोल्यूशन शॉल बी रिकॉर्डेड अगेंस्ट सच मेंबर. यानी जो भी मेंबर जिस भी टॉपिक पर जो भी वोट देगा वो सब रिकॉर्ड करके रखा जाएगा. ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शॉल राइट अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजंस फॉर वोटिंग इन फेवर और अगेंस्ट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन. यानी जो भी रेजोल्यूशंस आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उस पर जो वोटिंग होती है, हर मेंबर जो भी वोट देता है उस वोट के लिए उस मेंबर को एक प्रॉपर स्पेसिफाइंग स्टेटमेंट ऑफ रीजंस देना पड़ता है. The procedure, conduct, code of confidentiality and any other incidental matter for the functioning of the Monetary Policy Committee shall be such as may be specified by regulations made by Central Board. यानी जो भी प्रोसीजर होगा, कंडक्ट होगा, कोड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होगा, ये सब किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? बाय द सेंट्रल बोर्ड. द प्रोसीडिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शॉल बी कॉन्फिडेंशियल. यानी जो भी अंदर डिसीजंस होते हैं, बातचीत होती है, वो सब कॉन्फिडेंशियल होता है. बैंक शॉल पब्लिश on the 14th day after every meeting of the Monetary Policy Committee the minutes of the proceedings of the meeting. यानी हर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद 14वें दिन ऑन 14th डे बैंक को पब्लिश करना पड़ेगा मान्यूट्स, यानी बुलेट पॉइंट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द मीटिंग. मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट. द बैंक शॉल वंस इन एवरी 6 months पब्लिश अ डॉक्यूमेंट टू बी कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट. यानी बैंक को हर 6 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है the sources of inflation or the forecast of inflation for the period between 6 to 18 months from the date of publication of the document.
Reserve Bank's Monetary Policy Department (MPD) assists the MPC in formulating the monetary policy. Views of key stakeholders in the economy and analytical work of the Reserve Bank contribute to the process for arriving at the decision of policy repo rate. Financial Markets Operations Department (FMOD) operationalizes the monetary policy mainly through day-to-day liquidity management operations. The Financial Markets Committee (FMC) meets daily to review the liquidity conditions so as to ensure that the operating target of the weighted average call money rate (WACR) is aligned with the repo rate. Before the constitution of MPC, a Technical Advisory Committee (TAC) on monetary policy with experts from monetary economics, central banking, financial markets, and public finance advised the Reserve Bank on the stance of monetary policy. However, its role was only advisory in nature. With the formation of MPC, the TAC on monetary policy ceased to exist. इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आरबीआई यूज़ करता है मार्केट की इकोनॉमिक स्टेट को मैनिपुलेट या निर्धारित करने के लिए. तो पहला है रेपो रेट, द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (LAF). Reverse repo rate, the fixed interest rate at which the Reserve Bank absorbs liquidity on an overnight basis from the banks against the collateral of eligible government securities under the LAF. Liquidity Adjustment Facility (LAF). The LAF consists of overnight as well as term repo auctions. Progressively, the Reserve Bank has increased the proportion of liquidity injected under the fine-tuning variable rate repo auctions of range of tenors. The aim of term repo is to help develop the interbank term money market, which in turn can set market-based benchmarks for pricing of loans and deposits and hence improve transmission of monetary policy. The Reserve Bank also conducts variable interest rate reverse repo auctions as necessitated under the market condition. Marginal Standing Facility (MSF), a facility under which scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money from the Reserve Bank by dipping into their statutory liquidity ratio (SLR) portfolio up to limit at a penal rate of interest. This provides a safety valve against unanticipated liquidity shocks to the banking system. Corridor, the MSF rate and reverse repo rate determine the corridor for the daily movement in the weighted average call money rate. Bank rate, it is the rate at which the Reserve Bank is ready to buy or rediscount bills of exchange or other commercial papers. The bank rate is published under Section 49 of Reserve Bank of India Act 1934. This rate has been aligned to the MSF rate and therefore changes automatically as and when MSF rate changes alongside policy repo rate changes. Cash Reserve Ratio (CRR), the average daily balance that a bank is required to maintain with the Reserve Bank as a share of such percent of its net demand and time liabilities (NDTL) that the Reserve Bank may notify from time to time in the Gazette of India. Statutory Liquidity Ratio (SLR), the share of NDTL that a bank is required to maintain in safe and liquid assets such as unencumbered government securities, cash and gold. Changes in SLR often influence the availability of resources in the banking system for lending to the private sector. Open Market Operations (OMOs). These include both outright purchase and sale of government securities for injection and absorption of durable liquidity respectively. Market Stabilization Scheme (MSS). This instrument for monetary management was introduced in 2004. Surplus liquidity of a more enduring nature arising from large capital inflows is absorbed through sale of short-dated government securities and treasury bills. The cash so mobilized is held in a separate government account with the Reserve Bank. इसके बाद लीगल फ्रेमवर्क जो मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 as amended from time to time. Reserve Bank of India Act 1934 RBI Act was amended by the Finance Act 2016 to provide a statutory and institutionalized framework for a monetary policy committee. So यहाँ हमने डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में सब कुछ जाना, एंड वी हैव जस्ट आउटलाइंड मॉनेटरी पॉलिसी. आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. वीडियो देखने के लिए थैंक यू.